सबसे पहले लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या है? तो भाई लाइंस ऑफ फोर्सेस इज नथिंग बट इट्स अ विजुअल पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड which gives us the direction of force and in which a charge would be traveling in a particular way. तो यहाँ पे आपको अट्रैक्शन का दिखाया गया है लाइंस ऑफ फोर्स, यहाँ पे रिपल्शन का दिखाया है। इधर पे दोनों लाइक चार्जेस है, पॉजिटिव है और बाहर जा रहे हैं। अगर नेगेटिव दो नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता? दो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये जो एरो है ये अंदर की तरफ बनता था। यहाँ पे ये लाल वाला प्लस है, ये माइनस है। So you can see there are several properties which are explained in the diagram itself. Let me list few of them. You can see the lines of forces are originating from the positive and they are terminating on the negative. Red वाले से start हो रहा है, blue वाले में खत्म हो रहा है। If you see lines of forces, they're not intersecting. दो lines of forces, two lines of forces are not intersecting. दोनों के दोनों अलग अलग हैं। The region where lines of forces are crowded, the region where they're literally crowded, would be the strong strength. It would be representing strength of electric field and it would be very strong. Region where it is like scattered, the electric intensity would be very weak. It would be indeed very weak. तो यहाँ पे ये चीज हमको समझ में आया। Also, if you see, if I draw tangent to the lines of forces, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ऐसा tangent बनाता हूँ, the tangent would give me the direction of electric field कि किस दिशा में वो आगे बढ़ रहा है। यही पॉइंट्स है जो हमको मेजर तरीके से यहाँ पे लिख के रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। यू कैन सी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट कैन बी इजीली डिटरमाइंड बाय ड्राइंग अ टेंजेंट टू द फील्ड लाइन एंड you can see the lines of forces are originating from the positive charge and they are terminating into the negative charge. So is decided the force. It is going to be like यही बताता है कि ये propulsion create करने वाला है या ये attraction create करने वाला है। Then property number 3, the magnitude of electric field at any point is proportional to the density of field lines in a given space. That is जहां पे तुमको ज्यादा क्राउड दिखेगा, ठीक है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा रहेगा कंपेयर टू जहां पे वो स्कैटर्ड दिख रहा है। डेंसिटी ऑफ द लाइंस ऑफ फोर्सेस आर गोइंग टू मैटर अ लॉट। यहाँ पे देखेंगे जो चार्ज स्ट्रांग होता है उसका उतना ही ज्यादा लाइंस ऑफ फोर्स निकलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो एक 4 कूलम का चार्ज है तो आपको दिख रहा है कितने सारे लाइंस ऑफ फोर्सेस निकले, और ये 2 कूलम का रहेगा तो देखो निकला है लाइंस ऑफ फोर्स बट 4 से कम निकला है। तो ये लाइंस ऑफ फोर्सेस का प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। देन ये वाली बात, two lines of forces cannot never ever intersect each other. Do keep these things in mind, okay? And ये एक बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टी है भाई, ये तुमको बहुत मदद करेगा। आपने देखा रहेगा हमने गॉस थ्योरम में जो भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल रहे थे उसको परपेंडिकुलर ले रहे थे हम लोग, सरफेस को परपेंडिकुलर बना रहे थे। क्यों? इट्स अ प्रॉपर्टी इटसेल्फ कि the field lines are always going to hit the surface in a perpendicular manner. If you see, देखो यहाँ पे देखो ये सरफेस को देखो, ये परपेंडिकुलर है, ये इधर परपेंडिकुलर है, ये इधर परपेंडिकुलर है, हर जगह पे परपेंडिकुलर होता है भैया, हर जगह पे। इसलिए जब मैं एक छोटा सा एरिया उस दिन जब कंसिडर करता ना, छोटा सा एरिया, तो ये मैं बोल रहा था कि ये ई बार है और यहाँ से निकलने वाला मेरा एस बार है या डी एस बार है या ए बार है, एरिया वेक्टर। इसलिए इन दोनों के बीच में थीटा क्या हो रहा था, वहां पे 0 हो रहा था। Okay, so many times it's like it's kind of weird, but it's because of the properties we have listed. And the last one, obviously they never intersect each other. So if they never intersect each other, it cannot form loopholes. समझ में आया? It cannot form loopholes. Do keep this thing in mind and use it whenever it is like in like a requirement. You have to understand कि भाई डायग्राम कैसे बनाना है, ग्राफ कैसे बनेगा, क्या रवैये से बनेगा। तो भाई साहब ये रवैया होता है उसका, जस्ट समझ के रखो, निकलेगा तुम्हारा सही तरीके से। अब ये कुछ स्टैंडर्ड डायग्राम्स है which we would find in like almost every other textbook of yours. This is for equal and opposite charges. This is for equal charges. आप इसमें से देख के बताइए
कि which of the following electric field lines is incorrect, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनकरेक्ट है? सर थर्ड में ना, थर्ड वाला. Could you please tell me why? बिकॉज माइनस चार्ज है तो फिर वो Yes, आता है। yes, yes. The very first thing कि भाई वो माइनस में है, गेटिंग इट, माइनस में है तो वो बाहर जाना नहीं चाहिए, अंदर आना चाहिए, सबमिट होना चाहिए वहां पे. तो ये सब जस्टिफाइड. यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या हो गया? ओ सॉरी, आई फॉरगॉट टू टेल यू वन थिंग कि ये एक सिस्टम ऑफ चार्ज है, ये इंडिविजुअल नहीं है, ये ऐसा अलग से सम नहीं है, ये दोनों सेम है. तो यहाँ पे ये भी रॉन्ग हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे ये जाके इससे इंटरसेक्ट होने वाला है, तो ये यहाँ पे जाके ये ऐसे बनना चाहिए था. समझ रहे हो गाइस? और दूसरा चीज क्या रॉन्ग है इसमें स्पॉट कर सकते हो पहले वाले डायग्राम में? एक तो ये है कि वो मिलेंगे नहीं दूसरे के साथ में. दूसरा बता सकते हो कि क्या गलत है? 8 कूलम से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स. यस, वेरी गुड, वेरी गुड. ये 4 कूलम है, इसमें कम होना चाहिए था, या 8 कूलम में ज्यादा होना चाहिए था. समझ गए? सर प्रॉपर्टी 1 और 2 का स्क्रीनशॉट दे दो. ओके, जस्ट अ सेकेंड. हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बात किया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द डिजायर्ड पोजीशन. तो वो वर्क जो होता है, वर्क डन, दैट वर्क डन इज नथिंग बट ऑलवेज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. समझा? अभी जैसे कि यहाँ पे सामने तुम्हारे सिचुएशन है, यहाँ पे बोला है कि फाइंड द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ऑन चार्ज when it moves from A to B. ठीक है, अभी ये A से लेके B जा रहा है and it is going along the field. समझ रहे हो? It is going along the field. तो आप देखेंगे A पॉइंट से B पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसको मैंने स्मॉल a करके नाम दिया. ठीक है, एंड ये along the field जा रहा है, तो वर्क डन जो मेरा रहने वाला है, बचपन का जो फॉर्मूला है हमारा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट रहेगा. ठीक है, अभी फोर्स क्या रहेगा मेरा? तो it's due to electric field. तो parallel lines represent uniform electric field. पता है ना, parallel lines uniform, converging diverging रहेगा तो वो non uniform रहता है. तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने फोर्स को QE लिख दिया. अभी ये वेक्टरिकल तरीका है QE बार लिखना, क्योंकि I बार is for positive x direction. तो यहाँ पे QE I cap और रेडियस अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज a टाइम्स ऑफ I cap. I cap डॉट I cap 1 हो जाएगा. समझा? तो ये मुझे मिलेगा QEA. तो यहाँ पे जो वर्क डन हुआ है वो हुआ है QEA. इतना ही क्वेश्चन है, बट 2004 में ये पूछा गया था. समझा? तो ऐसे क्वेश्चंस स्क्रीनशॉट लेके रखने होते. थोड़े से ये टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग आज, क्योंकि थोड़ा टेस्ट में मैक्सिमम स्किप होते हुए क्वेश्चंस लास्ट टाइम ऐसे ही दिखे थे. तो आप देखेंगे फाइंड द वर्क डन बाय कूलम फोर्स ऑफ चार्ज Q1 on Q2 if Q2 is moved from R1 separation to R2 separation as shown in the figure and Q1 is fixed. मतलब Q1 एक ही जगह पे है, बट Q2 जो हाल फिलहाल अभी A पे है उसको हम लेके चले गए B पे, और Q1 से लेके A का जो डिस्टेंस है वो R1 है और Q1 से लेके B का जो डिस्टेंस है वो R2 है. और इस प्रोसेस में जो वर्क हुआ वो हमको ढूंढना है. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमारा जो बेसिक काम था वही देखने वाले हैं कि भाई दूर जा रहा है, डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, वर्क डन निकालना है. तो एक साथ तो नहीं जाएगा, टुकड़े टुकड़े में जाएगा. तो टोटल वर्क डन वुड बी नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ FDS. ओके, नाउ F अनडाउटेडली मेरा F क्या रहने वाला है? QE रहने वाला है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे दो चार्ज है, करेंगे यहाँ पे दो चार्ज है. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग QE I would use Coulomb's force between two charges, that is Q1 Q2 upon R square. तो वो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करेगा, देन हमारा DR आ जाएगा. ठीक है, अब लिमिट क्या रहेगा? उसको मैंने Q1 के बाजू से किधर से पुश मारना शुरू किया? Q1 के बाजू से? नो 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 नो, उसको पुश मारना शुरू किया हम लोगों ने R1 से, और कहाँ तक धक्का मारा? R2 तक. तो मेरा लिमिट हो जाएगा R1 से R2. और अब यहाँ पे ध्यान देना, Q1 Q2 बाहर आ जाएगा
और ये 1/r² would be solved using this formula. Integration of x raised to n is x raised to n plus 1 upon n plus 1. तो ये यहाँ पे r² ऊपर जाके न्यूमरेटर में जाके r raised to -2 हो जाएगा. Getting it? ये थोड़ा सा स्किप हो गया स्टेप इधर. मैं दिखा देता हूँ, डोंट वरी, मैं दिखाता हूँ. k q1 q2, ठीक है, और ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ r1 r2, और ये ऊपर जाके r raised to -2 dr. अभी r raised to -2 का इंटीग्रेशन वुड बी व्हाट, r raised to -2 plus 1 upon -2 plus 1. -2 plus 1 is -1 upon -1. तो r raised to -1 is 1 upon r, तो 1 upon -r. तो ऐसे ये माइनस और ये r आया इधर. समझा क्या थोड़ा? तो ये मेरा वर्क डन का फॉर्मूला है भैया इधर पे. इट वुड बी k q1 q2 अपॉन r1 माइनस k q1 q2 अपॉन r2. क्लियर? एंड यही वर्क डन का एक असली फॉर्मूला भी है. मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में भी बोला था कि W इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r. ये इसी का फॉर्मूला है. और ये कहाँ से आया है तो मैं आपको अगले स्लाइड पे बताता हूँ. पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो. So these are the two methods. One is what we did and the other one is this one, जहाँ पे हमको काफी अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है. चलिए शुरू करते हैं आगे का प्रश्न. आगे तो अभी पोटेंशियल एनर्जी सीखने वाले. ये जो भी वर्क डन होता है, ठीक है, जैसे कि आपको बचपन में भी सिखाया था कि इफ यू स्टोर सम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड द स्प्रिंग, then the work done is nothing but stored in the form of potential energy inside the spring. तो जो वहां पे था वो यहाँ पे भी है. तो जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है और जो यहाँ ये SPE मतलब स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी एंड GPE मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मैंने आपको बोला ये काफी जगह पे कॉमन है. तो सेम यहाँ पे भी है. यहाँ पे भी कुलम्स पोटेंशियल एनर्जी भी वैसी ही है. उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी EPE करके कहते हैं. ठीक है, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी बोलो, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक मेक मोर सेंस. ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, इट इज नथिंग बट इक्वल्स टू द नेगेटिव टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड इट. ओके, ऑब्वियसली ना वो नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है कि वो स्टोर्ड है. इट इज अंडर अट्रैक्शन, इट इज अंडर द होल्ड. तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला वुड बी नथिंग बट उसका उल्टा ना. अभी जैसे कि वर्क डन इज नथिंग बट माइनस डेल्टा यू, तो डेल्टा यू वुड बी नथिंग माइनस डब्ल्यू. तो W का फॉर्मूला अभी भी बना के बैठे हम लोग यहाँ पे. तो डेल्टा यू मतलब क्या रहेगा, इट वुड बी फाइनल माइनस इनिशियल. तो यहाँ पे भी क्या आएगा, ये वर्क डन फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल वन. तो ये फाइनल वाला यहाँ पे माइनस वर्क डन, और ये F वाला पार्ट यहाँ से निकल के यहाँ की तरफ जाएगा. तो कुछ दिखने में, सॉरी F वाला पार्ट बोल रहा हूँ, I वाला पार्ट निकल के यहाँ से यहाँ जाएगा. तो UF इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू प्लस UI दिखेगा. अब द थिंग इज which is very very clear कि इंफिनिटी पे जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है. इंफिनिटी ना, W इक्वल्स टू Q नॉट अपॉन R. अगर R का वैल्यू मैं इंफिनिटी डालू, ठीक है, तो डिनोमिनेटर में इंफिनिटी मतलब जीरो ना नंबर, समझा? तो जीरो हो जाएगा वो. तो वही लिखा है यहाँ पे, अज्यूमिंग पोटेंशियल एनर्जी एट इनफिनाइट सेपरेशन टू बी जीरो. तो यहाँ पे उधर से लेके एक फाइनल पोजीशन पे लाने का जो मेरा फॉर्मूला बनने वाला है ये स्ट्रक्चर का, ठीक है, उसका एक छोटा सा डेरिवेशन का झलक दिखा रहा हूँ आपको मैं. तो ये हमारा वर्क डन जो है यहाँ पे, ये हमने जो डिराइव किया था सेम चीज लिख दिया मैंने. तो इन्फिनिटी जो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बोला मैंने, R1 का वैल्यू इन्फिनिटी पुट किया, तो ये वाला टर्म जो है मेरा जीरो हो जाएगा पूरा. दिस होल टर्म वुड गो जीरो. तो और क्या बच जाएगा मेरे पास, वर्क डन ड्यू टू कूलम्ब फोर्स इज माइनस k q1 q2 अपॉन r. और u का वैल्यू यहाँ से मुझे मिलते हुए सेम थिंग जो मैंने आपको डायरेक्टली दिया था, वो खाली बस डिराइव करके दिखा दिया कि वर्क डन वुड बी नथिंग बट इक्वल्स टू दिस थिंग. क्लियर? तो ये एक बेसिक फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का. ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस, इतना सब कुछ लिखने से अच्छा शॉर्ट में वर्क डन इज माइनस डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी. इट इज अ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, always, as in always. Then सेम चीज है ये.
वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के वही चीज आता है, अलग अलग मेथड से करके रख रहे हैं, सब जगह से वही प्रूव होता है। अब ऐसा सब रहेगा, मल्टीपल चार्ज सिस्टम रहेगा, मल्टीपल तो सुपरपोजिशन इफेक्ट होता है ना भैया, मल्टीपल है तो जो सुपरपोजिशन इफेक्ट है, जो एन चार्ज सिस्टम जिसको हम बोलते हैं या मल्टीपल चार्ज सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम वुड बी नथिंग बट एक, अभी जैसे कि हर एक कॉम्बिनेशन का, हर एक परमिटेशन कॉम्बिनेशन ट्राई करना पड़ता है। जैसे कि ये पहला कॉम्बिनेशन का था, दिस वाज फर्स्ट पेयर, देन वी हैव दिस सेकंड पेयर एंड देन वी हैव दिस थर्ड पेयर, तो इनका एडिशन होएगा एंड ये फॉर्मूला बनेगा, तो ये सुपरपोजिशन है। तो इसको सिंपली मुझे अगर समराइज करना है तो इट वुड बी के समेशन ऑफ क्यू आई क्यू जे अपॉन आर आई जे, समझा? तो जितना भी पॉसिबिलिटीज है वो सब यहाँ पे हो जाएगा कवर। इतना याद रखना, इधर पे हमेशा आई एन जे का वैल्यू जो है ये रिपीट नहीं होएगा, ये इंक्रीमेंटल रहता है हमेशा। ये इस तरीके से कॉम्बिनेशन बन के निकल के आता है भाई बाहर। इसका भी एक स्क्रीनशॉट लेके रखो। चलो तो अभी आगे बढ़ते हैं। देयर आर 3 इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए, ठीक है। कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द साइड ऑफ ट्रायंगल टू a/2, मतलब समझ रहे हो, श्रिंक करना है, ये श्रिंक करना है इसको, मतलब दुनिया को ऐसे से ऐसे लेके जाना है, और इस प्रोसेस में लगने वाला वर्क डन हमको ढूंढना है, ठीक है। वी सपोज टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क दैट इज रिक्वायर्ड to decrease the side of triangle to a/2. So let's see how to do that. अभी हम तो हमारा बेसिक्स छोड़ेंगे नहीं भैया, ठीक है। हम बोलेंगे कि initially the charges were at rest and finally also the charges are at rest only. Initially भी रेस्ट पे थे, finally भी रेस्ट पे है, तो W external is equals to delta U and also delta K is 0, क्योंकि वर्क डन वुड बी नथिंग बट टोटल एनर्जी इज व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी 0, तो टोटल वर्क डन वुड बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, समझा? तो ये समझ रहे ना, मतलब क्या बोल रहा हूँ भैया, पक्का पल्ले पड़ रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियल कितना रहेगा, तो इट वुड बी के, अभी जो सुपरपोजिशन थ्योरम किया हम लोगों ने उसके हिसाब से क्या रहेगा, इट वुड बी के Q1 Q2 अपॉन R12, के Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस के Q3 Q1 अपॉन R23 R31, जो भी है, जो भी था मतलब कॉम्बिनेशन, बट तीनों का तो सेम ही है चार्ज, डिस्टेंस भी सेम ही है, तो कहने से इट इज नथिंग बट इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, तो लिख दिया डायरेक्टली वो ui, इट इज 3 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, एंड फाइनल क्या होएगा, फाइनल वुड बी 3 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर, चार्ज तो सेम रहने वाला है, फर्क किसमें पड़ने वाला है, डिस्टेंस पे, तो इंस्टेड ऑफ a इट इज गोइंग टू बी a/2 व्हिच इज गोइंग टू बिकम 6, तो मेरा जो वर्क डन है वो रहेगा uf माइनस ui, तो 6 के क्यू स्क्वायर अपॉन a माइनस 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन a, द आंसर इज 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन a, समझा? स्क्रीनशॉट। There is an alpha particle which is projected with speed u towards a free stationary proton at smooth surface from a large distance. Find the distance of closest approach. और बोला है कि mass of proton is equals to m, ऐसा mp is equals to m देके रखा है। अल्फा पार्टिकल मतलब कौन होता है, केमिस्ट्री ने अपने को इतना तो सिखाया है जिससे अपने को समझ में आए कि अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम और प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन, ठीक है। ये इनको रेस्पेक्टफुली बुलाने का दूसरा तरीका है, हीलियम एंड हाइड्रोजन। अभी इफ यू सी द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना है, मतलब आर निकालना है मुझे, तो क्या होना चाहिए इसका मतलब अप्रोच कैसा होना चाहिए। सबसे पहले यू हैव टू अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन, सेकेंड ऑफ ऑल यू शुड अप्लाई conservation of momentum just as you used to do it in mechanics, okay. Then third ये to apply minimum separation का condition, minimum condition, ठीक है। तो पहले दो करते फिर तीसरा स्टेप एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये इनिशियल, अभी मिनिमम सेपरेशन का कंडीशन क्या होता है कि दोनों का वेलोसिटी मैच होना चाहिए, v1 और v2 का वेलोसिटी सेम होना चाहिए, दैट इज अ मिनिमम सेपरेशन का कंडीशन। ऑब्वियसली ना, अभी जैसे कि तुम ये गोलमाल पिक्चर देखा है, गोलमाल, वो अजय देवगन का स्टंट मारते थे उसमें, वो
वो दोनों कार पे खड़ा रहता है, दोनों कार पे, गेटिंग इट। तो वो रोहित शेट्टी ने ऐसे ही किसी बच्चे को पकड़ा था 12th स्टैंडर्ड का, और उसको बोला था कि बता मिनिमम सेपरेशन का कंडीशन क्या होना चाहिए, कि इसके टांगे फैलने नहीं चाहिए, ये गिरना नहीं चाहिए, गेटिंग इट। तो उस बच्चे ने बताया कि मिनिमम सेपरेशन कंडीशन शुड बी v1 इक्वल टू v2, मतलब हरा जीप जो स्पीड से जाएगा लाल जीप को भी वही स्पीड से लेके जाने का। कॉमन सेंस ना रे, खुद इमेजिन करो ना, तुम्हारा एक टांग इस पे एक टांग उस पे, दोनों गाड़ी अलग अलग स्पीड पे जा रहे हैं, क्या होएगा तुम्हारा, चीर हरना हो जाएगा तुम्हारा, समझा, फुल चीर पाट के रख देंगे तुमको। तो बस वही ये बात जो बोल रहा हूँ यहाँ पे मैं, और क्या है, बस अभी क्या है, बता दिया, पूरा रिवील तो कर दिया तुमको क्या करना है। तो इनिशियली क्या होएगा, इनिशियली प्रोटॉन तो चुपचाप बैठा था जिंदगी में, शांत था ना प्रोटॉन, तो वो जब आया अल्फा पार्टिकल नजदीक तो रिपल्शन आया, रिपल्शन से वो भागने लगा। तो हाफ इंटू प्रोटॉन का मास इज 4m, सॉरी 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 सॉरी, अल्फा का मास इज 4m, ठीक है, एंड इनिशियल का वैल्यू यहाँ पे ऐसा आएगा 4mu²। और ये भाई साहब पोटेंशियल तो जीरो है इनका, इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे है तो उनका भी जीरो हो जाएगा, डायरेक्टली जीरो लिख दो, ये सब इन्फिनिटी इन्फिनिटी टाइम पास नहीं करने का, जीरो लिख देने का। फाइनली v हो जाएगा, और फाइनली इनके अंदर दोनों पोटेंशियल एनर्जी आ गया, काइनेटिक भी आ गया और रिपल्शन, कूलम्स फोर्स ऑफ रिपल्शन भी है भाई साहब इनके अंदर, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे स्टेट कर दिया, इसको हो गया, खत्म हो गया। एक्चुअली मोमेंटम का लगाऊंगा इक्वेशन अभी, ठीक है। तो मोमेंटम क्या रहेगा, स्टार्टिंग में m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m2u2 प्लस m2v2, सॉरी क्या बड़बड़ कर रहा मैं, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। इसमें u2 0, क्योंकि रेस्ट पे था ना इलेक्ट्रॉन भाई साहब अपने, अरे यार प्रोटॉन रेस्ट पे था, ये है अपना 2, ये अपना 2 है, ये अपना 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आप 1 m1u1 और यहाँ पे देखेंगे m2u2, ये 0 हो गया। और यहाँ पे v1 का वैल्यू v, v2 का वैल्यू v, सब्स्टिट्यूट करने के बाद ऐसे नजर आएगा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट 4m एंड मास ऑफ प्रोटॉन इज m, ठीक है। इधर पे थोड़ा अधूरा रह गया जानकारी, mp को इन्होंने m लिखा लेकिन वो m अल्फा इज 4m, ये जरा ध्यान में रहे। दैट्स इट, v का वैल्यू मिल गया 4u/5, ठीक है। r का वैल्यू मिल जाएगा 5ke² कैसे मिलेगा, ऊपर सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, v का वैल्यू उठा के ऊपर सब्स्टिट्यूट करने का, ये आंसर आएगा करने का, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके रखें इसका। Let's have a quick recap of what was done in this question. तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, हमको मिनिमम सेपरेशन कंडीशन बोला था, तो मिनिमम सेपरेशन कंडीशन दोनों बिछड़ने नहीं चाहिए, ठीक है। उसके लिए मिनिमम क्या होना चाहिए, वेलोसिटी का वैल्यू सेम होना चाहिए। ये इनिशियल है जहां पे ये अल्फा पार्टिकल है जिसका मास 4m है और चार्ज 2e है क्या नहीं, और प्रोटॉन का मास m है और चार्ज e है, ओके। सो इनिशियली मोमेंटम का इक्वेशन अगर हम लगाते हैं, यहाँ पे कोने में अगर लगाओ मोमेंटम का इक्वेशन, तो m1u1 प्लस m2u2 वुड बी इक्वल्स टू m1v1, यार ये ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, वापस लिखता हूँ, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। तो इसमें इनिशियली अभी कैसा अल्फा पार्टिकल को वेलोसिटी ना, देखना इधर अल्फा पार्टिकल को लेके आए, तो इसमें रिपल्शन आएगा, जब वो नजदीक आएगा तब आएगा, तब तक क्या था, ये 0 था ना, ये रेस्ट पे था, इसीलिए ये भाई साहब 2 मतलब प्रोटॉन है और 1 मतलब अल्फा पार्टिकल है, तो ये भाई साहब 0 हो गए। तो मास 1 इज 4m, ठीक है। तो ये 4m और वेलोसिटी इनका u था इनिशियली, फिर प्लस 0 हो गया, इज इक्वल टू m1 अगेन 4m, v1 का वैल्यू v, v2 का वैल्यू v, ओके। तो ये 4mv प्लस mv ये बन गया 5mv, ओके। और ये m और ये m कैंसल हो गए और हमको v का वैल्यू मिला 4u/5, ओके। v का वैल्यू मुझे 4u/5 मिला। अब ये वाला चीज मेरे को इधर पे पुट करना है, इधर पे कंडीशन फॉर एनर्जी में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी, ठीक है। तो इनिशियल टोटल एनर्जी में
इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और उधर पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली दोनों का क्या रहेगा, हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूला है ना, तो ये इधर इसका अल्फा का आएगा हाफ एम, एम की जगह पे 4m यू स्क्वायर, देन अपना ये इलेक्ट्रॉन भाई साहब तो प्रोटॉन भाई साहब तो रुके हुए हैं, तो उनका आएगा 0। फिर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी में सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, कूलम्स एनर्जी भी है, ठीक है, कूलम्स का भी फोर्स आएगा उसमें पिक्चर में, तो इट इज गोइंग टू बी के कूलम्स का जो वर्क डन रहेगा, कूलम्स वर्क डन ड्यू टू कूलम्स फोर्स ऑफ रिपल्शन, वो भी रहेगा। तो क्या फॉर्मूला है वर्क डन का, इट इज के क्यू क्यू अपॉन आर, तो वो हो जाएगा के, एक चार्ज है u दैट इज, एक चार्ज है अल्फा दैट इज 2e, दूसरा है e, तो k 2e इंटू e अपॉन इंफिनिटी, क्योंकि उधर से आ रहा है, वो हो जाएगा। फिर उसके बाद में फाइनली क्या हाल है भाई साहब, फाइनली ये भी मोशन में है, ये भी मोशन में है, तो दोनों के अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगा, ये काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी, प्लस कूलम्स फोर्स का जो वर्क डन है वो अभी भी होते रह रहा है, अभी भी कंटिन्यूअसली धक्का मारते जा रहे हैं उसको, धक्का मारते जा रहे हैं उसको, ठीक है नहीं, तुमने एक मैग्नेट से नॉर्थ पोल की तरफ लाया, तुम दूर से जब आए नॉर्थ पोल रुका था, फिर जब नॉर्थ पोल के तुम नजदीक आए तो उनके अंदर रिपल्शन से आया, फिर तुम कंटिन्यूअसली इसको दे रहे हो, तो रिपल्शन की वजह से वो दूर जाते रहेगा कंटिन्यूअसली। फिर क्या, फिर यहाँ पे जहां पे v था वहां पे मैंने ये वाला पार्ट इधर पे v स्क्वायर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, फिर आपने देखा कैसे सॉल्व करके हमने लेके गए थे उसके आंसर को।